नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है कैंसर से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे कि कैंसर होता क्या है और कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, कितनी स्टेजेस उसकी होती हैं, कीमोथेरेपी कैंसर में कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा। और आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो है कायमगंज के लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, जो लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी से और जानते हैं कैंसर के बारे में। मीन्स होता क्या है कैंसर? किसी भी शरीर के अंग में सेल होती है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक ठीक। और उसमें अगर ग्रोथ होने लगे और उस ग्रोथ पे कोई कंट्रोलिंग अगर ना हो तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। सो कैंसर की जो अगर फर्स्ट स्टेज है किसी पेशेंट को, तो वो खुद से कैसे पता कर सकता है कि ये फर्स्ट स्टेज है या सेकंड है या थर्ड है? कैंसर के लिए मोटा मोटा जो स्टेजिंग की अगर हम बात करें तो स्टेजिंग में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। क्या? मतलब उसमें TNM। कीमोथेरेपी में होता क्या है? तो कीमोथेरेपी क्या करती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस सेल की बनती है, जब एक सेल से दूसरा सेल बनना होता है ठीक। तो बीच में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है एक तो उसको इनहिबिट करती है, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस को बनना रोक देती है। सो बेसिकली आप एक सर्जन हैं सर। सो आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे मेमोरेबल सर्जरी कोई रही है जो आप कभी भूले ना हो? एक बार मैंने रेट्रोपेरिटोनल सार्कोमा था। ठीक। मुझे लग रहा है करीब 10 से 12 किलो का 10 से 12 किलो पूरी ट्रे में आ गया था। नमस्कार डॉक्टर नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। अभी इंडिया में ना इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो चुकी हैं, तो रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट का एक्सेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो लोगों को जो प्रॉपर नॉलेज मिलती है नेट से कैंसर की, तो क्या आपके हिसाब से वो एग्जैक्ट नॉलेज है या उन्हें कुछ और भी मिलना चाहिए? प्रॉपर जो कैंसर मतलब मीन्स होता क्या है कैंसर? कैंसर, सबसे बड़ी बात कैंसर है जो अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं जी। तो एबनॉर्मल ग्रोथ, किसी भी सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ और लगातार होता चला जा रहा है। ठीक है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ओके। मतलब किसी भी शरीर के अंग में सेल होती है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक ठीक। और उसमें अगर ग्रोथ होने लगे और उस ग्रोथ पे कोई कंट्रोलिंग अगर ना हो तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो प्रॉपर अगर सेल जनरेट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर जब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। सेल डिवीजन होता है कोशिका, किसी भी कोई भी सेल है उसमें सेल बनता है। दो तरह का विभाजन होता है। एक होता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, एक होता है माइटोसिस। ओके। ठीक है, एक कहते हैं अर्धसूत्री और एक कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक। तो कोई भी सेल में जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता रहता है तो फिर दैट विल बी कन्वर्ट इनटू ए कैंसर। सो कैंसर की जो अगर फर्स्ट स्टेज है किसी पेशेंट को, तो वो खुद से कैसे पता कर सकता है कि ये फर्स्ट स्टेज है या सेकंड है या थर्ड है? कैंसर के लिए मोटा मोटा जो स्टेजिंग की अगर हम बात करें तो स्टेजिंग में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। क्या? मतलब उसमें TNM, मतलब टी का मतलब होता है साइज ऑफ ट्यूमर, जो भी गांठ है जी उसका कितना साइज है। ठीक। ठीक है, एन का मतलब होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। हाँ, ओके। लिम्फ नोड का मतलब जैसे डिसीज गांठ तो कहीं दूसरी जगह हुआ है, जो बीमारी है वो ओरल कैविटी में हुआ है। ठीक। और उसका प्रेजेंटेशन नेक में हो रहा है। ठीक है। अगर जो इसको कहते हैं लिम्फ नोड का, ठीक है। और तीसरा होता है एम फॉर मेटास्टेसिस, क्या वो डिसीज एक जगह से कहीं दूसरी जगह तो नहीं गई। इन तीनों चीज़ों को मिला के स्टेज बनता है। मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी गांठ, कैंसर की गांठ अमूमन हार्ड होती है। ठीक। ठीक है, तो ऐसी हार्ड कैंसर की कोई भी गांठ जिसका साइज 0 से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच में आता है उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज में कर लेते हैं। ठीक। ठीक है, और 2 से लेके 5 के बीच में आता है, 5 सेंटीमीटर के बीच में, तो हम उसको सेकंड स्टेज मानते हैं। और 5 सेंटीमीटर से जो कोई बड़ी गांठ होती है उसको हम थर्ड स्टेज मानते हैं। ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज नॉर्मली हो जाती है पेशेंट्स को, क्या वो रिकवरेबल होती है या नहीं? उसमें भी सारा कुछ देखो, कैंसर में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पेशेंट ऑपरेबल है, मतलब उसको ऑपरेशन किया जा सकता है तो वो ठीक होगा। ठीक है। और ऑपरेशन करने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, कहते हैं बायोप्सी। जी। बायोप्सी में सारा जो टिश्यूज जो हम ऑपरेशन से निकाल रहे हैं उसकी हम लोग जांच कराते हैं। ठीक है। उसमें भी यही तीनों चीज़ देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद
बेसिकली सपोज करो किसी पेशेंट का, जैसे हमने ओरल कैविटी में किसी का जबड़ा निकाला, गर्दन का ऑपरेशन किया और छाती से मांस लेके दोबारा से नया चेहरा बनाया। ओके, बेसिकली इसमें जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स में अगर किसी का जो ट्यूमर का थिकनेस है 10 mm से ज़्यादा होता है, या लिम्फ नोड की संख्या, जो ऐसे लिम्फ नोड जो दोबारा से कैंसर कर सकते हैं उनकी संख्या अगर एक भी है, है ना, मेटास्टेसिस अगर एक भी है लिम्फ नोड का, देन वी हैव गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अमूमन कैंसर के 3 इलाज होते हैं। क्या? पहला इलाज है सर्जरी, ठीक, और दूसरा इलाज है जो सर्जरी करने के बाद जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आ रही है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर अगर थिकनेस 10 mm से ज़्यादा है ओरल कैविटी कैंसर, और लिम्फ नोड अगर 1 से भी ज़्यादा है, एक भी है, ठीक है, तो फिर पेशेंट विल बी गो फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे फॉलोअप फिर होगा। जब पेशेंट के पास एक सर्जरी वाला वर्ड जाता है तो पेशेंट सोचता है कि वही चीरा लगेगा, फाड़ा जाएगा, तो बेसिकली जो सर्जरी है वो अब लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो लेप्रोस्कोपी से पेशेंट को कितना फ़ायदा हुआ है? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं जी। एक डॉक्टरी लैंग्वेज में बताऊँ, एक होता है MIS, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, है ना जी, मतलब कम से कम चीरा लगाया जाए, उससे उसका ऑपरेशन किया जाए। ठीक, और दूसरा होता है WLA, वाइड लोकल एक्सिजन, ठीक, बड़े से बड़ा चीरा। ठीक, और कैंसर का कॉन्सेप्ट ये होता है, जहाँ भी कैंसर है उस कैंसर से जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर की नॉर्मल मार्जिन लेते हैं। ठीक, क्योंकि अगर उसी मार्जिन पर ले लेंगे तो फिर वो कैंसर टिश्यूज रह जाएंगे, और जब कैंसर टिश्यूज रह जाएंगे तो फिर दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, दोबारा से फिर ऑपरेशन रिकरेंस हो जाएगा, रिकरेंस कर तो दोबारा से फिर रिकरेंस हो जाएगा। हम MBBS में जब पढ़ा करते थे तो उन्होंने कहा जितना बड़ा चीरा उतना बड़ा सर्जन, तो मैंने MBBS में डिसाइड कर लिया था बड़े चीरे वाला डॉक्टर बनूंगा। अगर पेशेंट को छोटे चीरे में ही वो ठीक हो रहा है तब भी बड़ा चीरा लगेगा? नहीं, छोटे में कहाँ होगा। जब कैंसर सर्जरी हम लोग करते हैं, लेप्रोस्कोपी कहाँ होगा। मैंने बताया ना आपको, जो मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो ज़माना है उसमें हम लोग नहीं कर सकते ना, उसमें जैसे पित्त की थैली के ऑपरेशंस हैं, ठीक, और दूसरे एंडोस्कोपिक गैस्ट्रो सर्जरी के ऑपरेशन हैं, ठीक है, तो वो ऑपरेशन हो सकते हैं जहाँ पर उसी ऑर्गन पर काम करना हो। लेकिन यहाँ पर तो हम पूरा जबड़ा निकाल रहे हैं। अब हम लेप्रोस्कोपी से जबड़ा कहाँ से निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएगा। मतलब मैंडिबुलेक्टमी कर रहे हैं, नेक डिसेक्शन कर रहे हैं। अब नेक डिसेक्शन करते हैं, सपोज करिए नेक डिसेक्शन के जो बेसिक 3 स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें 2 स्ट्रक्चर बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक होता है इंटरनल जुगुलर वेन, और दूसरा होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो लिम्फ नोड होता है वो मोस्टली उसी वेसल के ऊपर होता है, ठीक, जो खून की नस होगी उसी के ऊपर लिम्फ नोड होता है, उसको हम लोग को डिसेक्ट करना होता है, ठीक। तो हम लोग लेप्रोस्कोपिक नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो वो हम रिफाइनमेंट नहीं दे सकते, वो टिश्यू फिर से रह जाएगा, नहीं कर सकते। हम यहाँ से लेके यहाँ तक गर्दन को पूरा इंसिजन लगा के पूरा डिसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने एक वर्ड बताया था कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का प्लान बेसिकली क्या है, जैसे कैंसर का कोई टिश्यूज है, सपोज करिए वो 7 सेंटीमीटर के आसपास हो गया साइज में, ठीक है, तो हमें लग रहा है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं अगर नेक में बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले भी दे सकते हैं ऑपरेशन के, और ऑपरेशन के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सेम कहानी ब्रेस्ट कैंसर में, जो फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें भी हम लोग प्लान करते हैं। सपोज करिए जब ब्रेस्ट कैंसर का जो टिश्यूज है मतलब T3 स्टेज से ज़्यादा चला गया, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, फंगेटिंग मास टाइप का हो गया, पूरा एडिमा और स्वेलिंग हो गया, ठीक है, और हमने जब एग्जामिन किया तो एक्सिलरी लिम्फ नोड भी बड़ा हुआ है, हमें लगता है कि हम ऑपरेशन करेंगे तो पूरा एक बार में नहीं निकाल सकते, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगी, तो देन वी हैव गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल कीमोथेरेपी, ठीक है। उसको हम पहले कीमोथेरेपी दे सकते हैं उस मरीज को, ठीक है। कीमोथेरेपी में होता क्या है? मैं बता रहा हूँ, कीमोथेरेपी हम पहले दे सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। और ऑपरेशन के बाद में अगर किसी पेशेंट को अगर आता है तो हम कहते हैं उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक। अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी में ये होता है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, जैसे कोई सेल है ये, ठीक, ओके, अब इस सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16, 16 से 32 है, और आगे बढ़ते चले गए। तो
तो बेसिकली क्या होता है, जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो इसके बीच में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक। ओके। ओके। तो कीमोथेरेपी क्या करती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस सेल की बनती है, जब एक सेल से दूसरा सेल बनना होता है, ठीक। तो बीच में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एक तो उसको इनहिबिट करती है, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस को बनना रोक देती है। साथ में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करती है। तो दो काम हुए, ठीक। एक तो नई सेल नहीं बनेगी, प्लस जो सेल बन चुका है उसमें जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको सबसाइड करेगी। ऐसे ये कीमोथेरेपी अपना काम करती है। लोगों में एक मिथ है कि अगर आपने तीसरी बार कीमोथेरेपी कराई है तो आपकी लाइफ जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया, डिपेंड करता है कि जो कीमोथेरेपी है आपका कितना लिम्फ नोड है। सपोज करिए अगर 20 लिम्फ नोड का स्टडी हुआ और 20 में 20 पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो पेशेंट की डिसीज़ है काफ़ी एडवांस है, तो उसमें बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कीमोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये दोनों जो प्लान है उनको पैलिएटिव ट्रीटमेंट माना गया है। नहीं समझे, कुछ नहीं है तो कुछ है करते हैं, बट जो सर्जरी है दैट इज़ क्यूरेबल एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सो बेसिकली आप एक सर्जन हैं सर। सो आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे मेमोरेबल सर्जरी कोई रही है जो आप कभी भूले ना हो? एक बार मैंने रेट्रोपेरिटोनल सार्कोमा था, ठीक। मुझे लग रहा है करीब 10 से 12 किलो का, 10 से 12 किलो पूरी ट्रे में आ गया था वो ट्यूमर? हाँ, ठीक। 10 से 12 किलो का था और पूरी ट्यूमर डाला था, और उस समय मैंने उसको फेसबुक पे भी डाला था वो। और कभी कभी कैंसर सर्जरी में भी कभी कभी ड्रामेटिकल चेंजेस होते हैं। मीन्स? एक पेशेंट अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऑपरेट सीए ब्रेस्ट लेके आया, उसकी रिपोर्ट्स में इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा था और बहुत एडवांस था, और उसको सबसे पहले हम लोगों ने उसको पैल्पेट किया तो हमें ऑपरेबल लगा। जब ऑपरेशन किया तो उसके अंदर में बहुत बड़ा ट्यूमर था ब्रेस्ट, और एक्जिलेट डिसेक्शन किया तो उसमें जब उसकी हिस्टोपैथोलॉजी आई, हिस्टोपैथोलॉजी में वो एनएचएल निकला। नेसल मीन सर? नॉन हॉजकिंस एक लिम्फोमा होता है, वो निकला, और वो पेशेंट हम सोच नहीं रहे थे कि वो ठीक होगा, वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आती है। किसी पेशेंट को अगर एडवांस लेवल का कैंसर हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एडवांस सपोज करिए जैसे कैंसर बहुत बहुत तरह के होते हैं। ठीक। सर सपोज करिए जैसे मैं स्पेशलाइज्ड हूँ ओरल कैंसर का। ओके। ठीक है, ओरल कैविटी में अगर कैंसर की अगर बात करूँ, एडवांस हो गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो बेसिकली जो अंदर की बक्कल मुकोसा है, ठीक, वहाँ फैलेगा, फैलने के बाद अंदर जाएगा। ठीक है। मुंह का जो अंतिम हिस्सा है उसको कहते हैं रेट्रोमोलार ट्राइगोन। ठीक है, और उसके बाद में पूरा नेक में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद में इन्फिल्ट्रेट कर लेगा गले, जो हमारा चेहरे की पूरी स्किन को अंदर से इन्वॉल्व करते हुए पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक फंगेटिंग मास की तरह प्रेजेंट करने लगेगा। आप लोग टीवी में देखते हैं ना, जो सिनेमा हॉल में जो प्रचार आता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जो नॉन टबैको और नॉन अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उन्हें भी कैंसर हो जाता है? नहीं, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो जेनेटिक फैक्टर हैं, ठीक, जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम स्टडी करें तो हो सकता है, लेकिन नो डाउट आज हम जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, टोबैको खा रहे हैं आज, खासकर अपना यूपी में। हाँ, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, गुटखा का जितना चलन है, मुझे लग रहा है अगर हम 10 लोगों की बात करें, 10 में 7 लोग ऐसे होंगे जो गुटखा खाते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे। ये मॉडर्न स्टाइल हो गया, इसको एक पैशनेट बना लिया है। कहीं भी आप कहीं से मिलने जा रहे हैं तो शुरुआत उसी से होगी, लो सबसे पहले। ठीक है, उन्हें पता भी है इससे हमें दिक्कत हो सकती है, फिर भी वो कंज्यूम करते हैं। अरे बड़ी 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 भयानक कहानियाँ इसके बारे में है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले, हमारे जानने वाले थे, वो गुटखा खाते थे। मैंने कहा आज तो मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन दिखाऊंगा ताकि आगे भविष्य में गुटखा नहीं खाओ। ठीक। तो मैंने जबड़ा निकला, गर्दन खुला और छाती जब खुला हुआ, तीनों सब देखा उन्होंने, पूरा मास्क कास के साथ में उनको ओटी में हम खड़े रखे। और जैसे ही ओटी से वो निकल, मतलब उनको दिखाने के बाद मैंने थोड़ी देर 2 मिनट के लिए दिखाया होगा, बताया कि इस तरह से कहानी है। वो जैसे ही निकले तो उन्होंने, फिर हमने पूछा, हमने कहा उनका एक्सपीरियंस पूछा, आगे भविष्य में गुटखा खाओगे? इससे भैया हमने 2 गुटखा अभी और खा लिए। ज़्यादातर ये होता है अगर किसी पेशेंट को पता चला है कि वो कैंसर से सफ़र हो रहा है, तो उसकी विल पावर बहुत डाउन हो जाती है, वो डिमोटिवेट हो जाता है।
तो ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे जो उसकी विल पावर स्ट्रांग रहे और वो मोटिवेटेड भी रहे? मैं कभी भी किसी मरीज़ को, मुझे मालूम पड़ जाता है कि अगर ये पेशेंट ठीक नहीं होगा तो उसको बताता नहीं हूँ, और मोटिवेशनल इतना तंगड़ा दूंगा जैसे कि उसको लगे कि हम आज ही ठीक हो गए। एग्जाम्पल सर? बहुत सारे मरीज हैं, आप देख सकते हो हमारी ओपीडी में, अभी 10 मिनट का नज़ारा देख लेना। ठीक है। ठीक है, जो मरीज ठीक होगा उसको मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ कि ये बहुत तो बच्चों की बीमारी है, बस 2 मिनट का काम है, निकाल दूंगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो पेशेंट हमारे यहाँ जो भी, मेरे दोनों हॉस्पिटल में, चाहे मेरा ये हॉस्पिटल कायमगंज का हो चाहे लखनऊ का हो, ठीक। मैं इलाज ऐसे करता हूँ जैसे मेरे अपने परिवार का वो सदस्य है। मैं कभी भी किसी मरीज का ऐसे इलाज नहीं करता कि मेरे पास ये मरीज आ गया, अब इसके बाद मतलब पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशंस ऐसे मैं ट्रीट करता हूँ पेशेंट को, वो मेरे परिवार का सदस्य है। तो पेशेंट को भी फियर नहीं होता है, खुशी खुशी अपने सर्जरी कराता है, खुशी दौड़ता है और 50 जगह प्रचार करता है, डॉक्टर नवल किशोर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, जो पेशेंट्स कैंसर से सफ़र हो रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? कैंसर से जो पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो मोटिवेशनल है। ठीक है, उनके घर के परिवार के लोगों को मुझे लगता है कि जितना प्यार पहले करते थे उससे और ज़्यादा प्यार करना चाहिए। मैंने देखा है कि 2 पेशेंट अगर स्टडी करें, एक पेशेंट डिप्रेसिव मूड का है और एक अच्छे मूड का है, सर्जरी के बाद रिजल्ट देख लो, जहाँ वो अच्छे मूड का, पॉजिटिव मूड का है, वो 8 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जो डिप्रेसिव पेशेंट है महीनों महीनों तक। ठीक। तो मेरा उनके परिवार के लोगों को यही संदेश है कि जो लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनको, उनके परिवार के लोगों को और बेनता प्यार करना चाहिए। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ठीक, जिस बीमारी के लिए हम लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और अभी आगे बहुत आगे भी हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन इस बारे में सरकार को भी और ध्यान देना चाहिए। ठीक। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहा, जहाँ पर जितने भी सारी सरकारी जो अस्पताल हैं, जहाँ पर लोगों को और अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन उन अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। जहाँ आज अमेरिका जैसे देशों में फोटोन थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैंसर के 3 ट्रीटमेंट हो गए अमूमन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और रेडियोथेरेपी के बाद में आता है फोटोन थेरेपी। अभी फोटोन थेरेपी इंडिया में अकेले अपोलो फोटोन चेन्नई में है, जहाँ पर फोटोन थेरेपी की कॉस्ट 35 लाख से 50 लाख रुपया। पूरे भारत देश में बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि पूरे भारत देश में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत देश में फोटोन थेरेपी अकेले चेन्नई में है, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। किसी भी भारत देश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अभी तक फोटोन थेरेपी नहीं है। जहाँ अमेरिका में हर पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ हमारे यहाँ अभी फोटोन थेरेपी आई तक नहीं है। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का हिस्सा बनना चाहता था, दुर्भाग्य रहा कि संसद में आवाज़ उठाता। अदर हैंड्स में बात करें, आपके पैशन को साइड में रखते हुए, अभी आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में एनरोलमेंट था आपका जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपके पहले इलेक्शन का? इलेक्शन का पहला एक्सपीरियंस तो वो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहली बार मैं छक्का लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लोगों तक नहीं पहुंच पाया कहीं ना कहीं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जहां 2.5 लाख का अंतर रहता था, उस अंतर को हमने कवर किया। नवल किशोर तो वैसे ही डॉक्टर है, मैं देखता रहता था, आज कहीं इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं लगता हूँ कि मेरे डर के कारण उनके अंदर इतना फियर हो गया था कि उनकी हालत तो ज़रूर ख़राब कर दी थी डॉक्टर नवल किशोर ने, और इसके लिए मैंने नहीं की, मेरी समस्त जनता ने की। मैं स्पेशली थैंक्स दूंगा यहाँ की जनता को, जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लोगों ने प्यार दिया। और मेरे चुनाव लड़ने का उद्देश्य एक ही था कि जिस पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ। मेरी माँ जो यहाँ की वर्तमान में प्रधान है मझूला की, उसकी एजुकेशन, माँ इलिटरेट है 100%। मेरे पिताजी की शिक्षा 2 या 3 है। ठीक है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को बचपन से आशीर्वाद रहा, और मैं स्पेशली, मुझे हमेशा मोटिवेट किया
मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का मौका मिला, ठीक है। तमाम दूसरे देशों में कैंसर के ऊपर व्याख्यान देने का मौका मिला। बिल्कुल। अमेरिका से मैंने ब्रेस्ट कैंसर में फेलोशिप किया। ओके। चाहता तो मैं भी प्रोफेसर बाकी लोगों की तरह बन सकता था, लेकिन मैं आज के इस इंटरव्यू के मौके पर मैं स्पेशली थैंक्स दूंगा नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे गरीब बच्चों को डॉक्टर बना दिया जिनके माँ बाप कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उनके ज़माने में उनका कॉन्सेप्ट था कि गरीब का बेटा अगर MBBS में आ गया है तो उसको सरकार पढ़ाएगी, सरकार एजुकेशन लोन देगी, और लोन के साथ में फीस भी इतनी जेन्युइन रख दी थी कि कोई भी गरीब का बेटा भी, सोचो मेरे घर पे इतना भी पैसा नहीं था कि मैं MBBS कर पाता, मैंने एजुकेशन लोन दिया, बैंक से मुझे एजुकेशन लोन मिला और उस लोन के कारण मैंने MBBS किया। मेरी भी दिली तमन्ना है, आज एजुकेशन का क्या हाल हो गया है कि गरीब का बेटा कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। प्राइवेट कॉलेज की फीस एक साल की सोचो 20 लाख से ज़्यादा हो गई। 5 साल की फीस कितनी हो गई? 1 करोड़। क्या 1 करोड़? मुझे लगता है गांव का अमीर से अमीर व्यक्ति भी होगा, वो भी अपने बच्चे को 1 करोड़ की फीस देके MBBS नहीं करा सकता। मैं चाहता था इस देश में परिवर्तन हो, जो आशीर्वाद नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने से हमें मिला था, हम भी दूसरे बच्चों को, हम भी अपने जैसे तमाम गरीब बच्चों को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस देश में क्रांति का परिवर्तन करते हैं। और संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं कह देना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला था, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। और मैं तमाम उन गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, UPSC में सेलेक्ट होना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम करता रहूँ। और इसी मत से मेरे जैसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो शहर छोड़ के, महानगर छोड़ के अपने गांव की तरफ दोबारा से आया। बिल्कुल। और खुशी इस बात की है कि इस सेंटर पे अभी आप देख सकते हो कि पूरा वेस्टर्न यूपी, तो यहाँ से पूरा, यहाँ से नोएडा तक के मरीज यहाँ रहेंगे जी। हाँ, उत्तरांचल के भी मरीज आते हैं, ठीक है, हरियाणा से भी पेशेंट आते हैं। तो सर, एडुकेशन के टॉपिक को साइड में रख के, जब आप ये इलेक्शंस आपने लड़ा था, तो और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स आपने निकाले थे जिन पर आपको काम करना था, अगर आप चुनाव जीत जाते तो? मैंने पहले ही बहुत सारा, मैंने अपना एक मैसेज दिया था, व्हेन वी बिकम्स ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, तो हमको जो सैलरी मिलेगा, मैंने गांव में देखा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जो कैजुअलिटी हो जाती हैं, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो गया, कोई बीमारी से हो गया, नई नई शादियां होती हैं, 2-2 बच्चे उनके छोटे छोटे होते हैं, विडो हो जाती हैं महिलाएं, तो मैंने देखा उनके बच्चों को कैसे पालन पोषण होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में देते हुए मैंने कहा कि जो भी जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को मैं स्पेशली उससे पढ़ाने का काम करूँगा। जो सैलरी आपको गवर्नमेंट जो सैलरी मिलेगी उससे पढ़ाने का काम करूँगा। एक पत्रकार महोदय ने ये पूछा कि डॉक्टर साहब, फर्रुखाबाद लोकसभा तो बहुत बड़ी है और आपकी सैलरी तो बहुत कम रहेगी, उस सैलरी से कितने बच्चों को पढ़ाऊंगा? मेरा जवाब था, मैं चक्कू भी चलाता हूँ, मैं कैंसर का सर्जन हूँ, तो मैं उससे भी मैं लोगों को पढ़ाने का काम करता हूँ। वो सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हो कि एक बच्ची आई है अभी, कहाँ है वो बेटिया, कहाँ है? आप बेटा इधर आओ। मुझे लगता है मेरे जैसे वहाँ परिवार की बच्ची है। क्या नाम बेटी तुम्हारा? रश्मि। अच्छा, कहाँ से आई हो? दहलिया। अभी क्या करना चाहती हो तुम? UPSC। एक देखिए, गांव की बिटिया है और IAS बनना चाहती है। ठीक है। तो मुझे खुशी होती है जो बच्चे आगे बढ़ने की, जिनके अंदर ललक है, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने कई बेटियों को UPSC का दिव्य कीर्ति सर के इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन कराया। दुर्भाग्य से वो नहीं आए, IAS बन पाए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों की मदद करूं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा अनुराग नंदन जी और आपकी टीम को, और यूट्यूबर के ब्रॉडकास्ट के रूप में आप लोगों ने नया अभी चैनल अपना लॉन्च किया है। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। थैंक यू। और आप आगे तरक्की के रास्ते पर जाएं और जहां फर्रुखाबाद जी की जो आवाज़ है उसको पूरे देश और विदेश तक पहुंचाने का काम करें। आप लोगों ने आने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, नमस्कार।